हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट एग्जामिनेशन 2024 के पेपर 2 कंप्यूटर साइंस वीडियो सीरीज में वेब डेवलपमेंट सब्जेक्ट के एमसीक्यूज करने वाले हैं। और अगर आपको कंप्यूटर साइंस की अदर यूनिट जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग जैसे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप उसे वहां से देख सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड 20 एमसीक्यूज देखेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का जो काउंट है वो कम ही रहेगा, बट हमारा मेन कंसर्न और मेन फोकस जो है वो कॉन्सेप्ट पे रहेगा। बिकॉज इफ यू नो द कॉन्सेप्ट देन यू कैन अटेम्प्ट एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वी कैन अटेम्प्ट मोर देन 10 और मोर देन 20 क्वेश्चंस ऑल्सो। सो कॉन्सेप्ट जानना हमारा मेन फोकस रहेगा इस वीडियो में। और अभी जो मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ वीडियोस की, उसमें हमारा मेन फोकस जो है कॉन्सेप्ट पे रहेगा। तो मैंने लास्ट वीडियो भी अपनी जो डाली थी वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे थी, जहाँ पे मैंने मेजर पॉइंट्स कवर किए थे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जहाँ से जो हमारे एग्जाम है, स्टेट के एग्जाम है, बीपीएससी के एग्जाम है, उसमें जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज पीएचपी। तो पीएचपी हमारा जो प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट जो लैंग्वेज होता है, उस कौन सा टाइप का वो लैंग्वेज है ये पूछा गया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, ऑप्शन बी इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, ऑप्शन सी इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। अब हम जानेंगे कि ये तीनों ही जो ऑप्शन हैं इनका क्या मतलब है। लाइक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग किसे हम बोलते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है और यूजर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है। तो सबसे पहला सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है। जैसे कि मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आप सबने स्टेट के पोर्टल पे जाकर के अपना फॉर्म फिलअप किया होगा। तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म आता है, लाइक जहाँ पे आप मोबाइल नंबर अपना टाइप करते हो और अपना पासवर्ड टाइप करते हो। तो ये मोबाइल नंबर और ये जो पासवर्ड आता है, ये एक तरीके से फॉर्म आता है। तो ये फॉर्म आपको ब्राउजर पे दिखता है, आप क्रोम में ओपन करते होगे जब बी स्टेट की जो लॉगिन यूआरएल है उसको जब आप ओपन करते होगे तो आपको ये फॉर्म दिखता होगा, जहाँ पे आपको अपना आपका मोबाइल नंबर एंड आपका पासवर्ड टाइप करना होता है, तब आप लॉगिन कर पाते हो। तो ये होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, जहाँ पे आपको चीज़ें वेब पेज पे दिख रही है, आपके ब्राउज़र पे दिख रही है, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में जो लैंग्वेजेस आते हैं, जैसे कि हमारा HTML है, CSS, जहाँ पे हम HTML को अपने डेकोरेट करते हैं, उसको स्टाइल प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो अच्छा दिखे। और फिर एक होता है हमारा जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट भी जो है वो हमारा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही है। जो जो भी हम स्क्रिप्ट लिखते हैं वो हमारा ब्राउज़र पे दिखता है, जो यूआई जिसे हम बोलते हैं, यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट है हमारा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, जैसे कि आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर किया और आपने अपना पासवर्ड एंटर किया, और जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो तो जो भी आपने डिटेल्स फिल किए जैसे कि मोबाइल नंबर और पासवर्ड, तो वो स्टेट के जो सर्वर पे जो डेटाबेस है, उस डेटाबेस में आपके मोबाइल नंबर और आपके पासवर्ड के वैलिडेट किया जाता है। उन दोनों ही एंट्रीज जो आपने डाली है अपने फॉर्म में, उसको वैलिडेट किया जाता है, और अगर वो करेक्ट होता है तभी आपको आपकी प्रोफाइल पे रीडायरेक्ट किया जाता है। तो ये चीजें होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में, जहाँ पे कि सर्वर के एंड पे आप जो भी रिक्वेस्ट भेजते हो, जो भी आप डेटा भेज रहे हो एज अ मोबाइल नंबर और पासवर्ड, वो चीजें सर्वर पे चेक की जाती है, वैलिडेट की जाती है, और उसके बाद से आपको अगेन रीडायरेक्ट किया जाता है आपके नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे आप अपना फॉर्म देख पाते हो। तो ये चीजें होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में, कि यहाँ पे चीजें सर्वर पे रन होती है, सर्वर पे जो भी स्क्रिप्ट आपकी है वो सर्वर पे रन होती है, डेटाबेस के अगेंस्ट वैलिडेट की जाती है, और उसके बाद से आपको अगेन रीडायरेक्ट किया जाता है आपके रिजल्टेंट पेज पे। यूजर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है कि जो भी आप कोड लिखते हो वो आपके डिवाइस में ही है, आपके कंप्यूटर में ही है, वहां पे ही वो रन हो रहा है। तो जैसे कि आप मल्टीपल आईडीईज यूज करते होगे, जैसे VS कोड है, सबलाइम है, इक्लिप्स है। तो ये सारे जो VS कोड्स हैं, जो भी IDE है, ये सबका एक अपना
इनबिल्ट कंपाइलर होता है जहाँ पे आपका कोड को पार्स किया जाता है। तो ये होता है यूजर साइड स्क्रिप्टिंग, जहाँ पे जो स्क्रिप्ट है, जो कोड है आपके द्वारा लिखा हुआ, वो आपके कंप्यूटर में ही अवेलेबल होता है। तो ये चीज़ है यूजर साइड स्क्रिप्टिंग। सो पीएचपी जो है, पीएचपी हो गया, हमारा रूबी लैंग्वेज है, फिर पाइथन का आपने नाम सुना होगा। तो ये सारे जो भी मेजर लैंग्वेजेस हैं, ये सब के सब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के ही एग्जांपल्स हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Let's move on to the next question कि among echo and print which is faster in PHP। तो print और echo जब आपने PHP में कोडिंग की होगी, तो PHP में कोई भी लैंग्वेज में आप जब कोडिंग करते हो तो हम सबसे पहले हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखते हैं। तो आपने भी PHP से जब कोडिंग की होगी, PHP में कोड लिखा होगा, तो उसमें भी आपने echo और print फंक्शन का यूज आपने किया होगा। तो इन दोनों में ही कौन ज़्यादा फास्टर है, इस चीज़ को पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि इको इज़ फास्टर, ऑप्शन बी इज़ प्रिंट इज़ फास्टर, ऑप्शन सी इज़ बोथ हैव सेम स्पीड, एंड लास्ट ऑप्शन इज़ नॉन ऑफ दीज। सो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इको। इको इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज़ इको जो है वो हमारा एक कीवर्ड होता है। जैसे कि जब आपने इको को यूज़ किया होगा अपने कोड में, तो मैं जैसे कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का अगर प्रोग्राम लिखूं इन पीएचपी, तो मुझे लिखना होगा इको और हेलो वर्ल्ड। तो ये चीज है, इको की मदद से अगर आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हो पीएचपी में, तो आप ऐसे लिखते हो इको और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेलो वर्ल्ड। तो ये चीज है इको। इको इज नॉट अ फंक्शन, मेक श्योर दैट कि इको जो है वो फंक्शन नहीं होता। इको फंक्शन नहीं होता, इसी वजह से इको जो है वो फास्टर होता है। और नेक्स्ट है हमारा प्रिंट फंक्शन। प्रिंट को मैं देखिए फंक्शन बोल रहा हूँ, तो प्रिंट फंक्शन है, इस वजह से यहाँ पे दो पैरेंथेसिस आती है और इसके अंदर हम लिखते हैं फिर अपना हेलो वर्ल्ड। जो भी हमें मैसेज प्रिंट करना है अपने कंसोल पे, उस चीज को हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट यहाँ पे आप देखिएगा कि मैंने दो कर्ली ब्रैकेट्स यूज किए हैं, तो ये होता है फंक्शन। तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, इसी वजह से यहाँ पे जो ओवरहेड है वो अ, उस वजह से ये प्रिंट को थोड़ा स्लो कर देता है। बट अगर हम हाई लेवल पे देखें तो दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो सिमिलर ही होती है। बट अगर हम माइन्यूटली जाके देखें तो echo is comparatively faster than print. So print is a function but echo is not a function. That's why echo is faster than print function. Let's move on to the third question कि in PHP constructors are also known as। So PHP में हम कंस्ट्रक्टर को और किस नाम से जानते हैं? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है की फंक्शन, ऑप्शन बी इज ऑटोमेटिक फंक्शन, ऑप्शन सी इज फाइंड फंक्शन, एंड लास्ट ऑप्शन इज मैजिक फंक्शन। तो सबसे पहले अगर आप PHP से कोडिंग किए होगे तो आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में पता होगा, या फिर अगर किसी आप दूसरे बैकग्राउंड में भी अगर आप एक्सपर्ट हो, लाइक जावा स्क्रिप्ट में, या फिर जावा की अगर हम बात करें, सी प्लस प्लस की बात करें, तो उन सब में कंस्ट्रक्टर यूज किया जाता है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये चीज मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जिसको हम क्लास के अंदर बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पीएचपी की ही कोडिंग कर रहा हूँ, तो जैसे कि ये फॉर एग्जांपल मेरा क्लास हो गया, क्लास का मैंने नाम लिख दिया है माई क्लास, और इसके अंदर आपने इंस्टेंस वेरिएबल का नाम सुना होगा, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन का नाम सुना होगा। तो फॉर एग्जांपल हम एक इंस्टेंस फंक्शन बना लेते हैं जिसमें कि या फिर मैं डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर ही बना देता हूँ। तो पब्लिक एंड फंक्शन कीवर्ड का हम यूज करते हैं, और फिर हमारा ये कंस्ट्रक्टर में दो जिसको हम बोलते हैं अंडरस्कोर। तो दो अंडरस्कोर के बाद से हम लिखते हैं कंस्ट्रक्ट। तो द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर शुड ऑलवेज बी कंस्ट्रक्ट इन केस ऑफ पीएचपी लैंग्वेज। सो पीएचपी में हम हमेशा कंस्ट्रक्ट नाम से अपना कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इनसाइड द क्लास। अब हम कंस्ट्रक्टर बनाते क्यों हैं, तो इस चीज को पहले हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं इसका इंडेंटेशन थोड़ा दे देता हूँ। यस। तो इस तरीके से यहाँ पे आप आपका ये जो है ये सिंटेक्स होता है कंस्ट्रक्टर बनाने का, और यहाँ पे आप कुछ कोडिंग करते हो। मैं इसे लिख देता हूँ सम कोड। तो ये होता है फ्रेंड्स बेसिकली हमारा जिसे हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं पीएचपी में, जहाँ पे हम दो अंडरस्कोर लगा करके और फिर कंस्ट्रक्ट नाम से हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो बेसिकली हम कंस्ट्रक्टर बनाते क्यों हैं, तो कंस्ट्रक्टर जो है जब हम अपने माई क्लास जो क्लास हमने बनाया है, जब इस माई क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उस ऑब्जेक्ट के
टाइम पे ही हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ कॉलिंग और एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, दैट constructor will be invoked, that constructor will be called। तो ये constructor जो है at the time of creation of object, ये constructor call होता है। तो constructor का यही काम है कि it is getting invoked at the time of object creation। so object जब create हो रहा होगा उस टाइम पे हमारा constructor call होता है। whether you are writing your code in PHP और JavaScript और Java, सब जगह पे इसका मीनिंग जो है वो सेम ही होता है। तो कंस्ट्रक्टर इज गेटिंग इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो हम क्लास का जब ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे उस टाइम पे हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। एंड द सिंटेक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन PHP इज दिस। सो आई एम होपिंग फ्रेंड्स कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसे क्यों यूज़ करते हैं, कब कैसे बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर की ये सिंटेक्स है। और अब इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है हम और किस नाम से जानते हैं PHP में। तो कंस्ट्रक्टर को जो है वो मैजिक फंक्शन भी बोला जाता है, जहाँ पे हम जो जो भी इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, जो भी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होते हैं, उसको हम अपेंड कर रहे होते हैं, उसको हम लाइक कॉपी कर रहे होते हैं अपने लोकल वेरिएबल से। तो ये चीज़ होती है कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, और इसी वजह से कंस्ट्रक्टर को हम मैजिक फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। Let's move on to the fourth question कि which function is used to compress the string in PHP। तो PHP में किसी स्ट्रिंग को अगर हमें कंप्रेस करना है तो कौन से फंक्शन का हम यूज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कंप्रेस फंक्शन, ऑप्शन बी इज gz कंप्रेस, ऑप्शन सी इज zip एंड लास्ट ऑप्शन इज zip अंडरस्कोर कंप्रेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज gz कंप्रेस। और अगर हम इस कंप्रेस की बात करें या फिर जिप कंप्रेस की बात करें तो इस तरह के कोई फंक्शन नहीं है एग्जिस्टेंस में पीएचपी की में, पीएचपी लैंग्वेज में। और अगर हम फर्दर देखें जिप के कॉन्टेक्स्ट में, तो जिप में एक होता है जिप अंडरस्कोर आर्काइव, तो ये फंक्शन है। बट अगर हम कॉम्प्रेस या फिर जिप कॉम्प्रेस जिप जैसे कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है पीएचपी में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जीजेड कॉम्प्रेस। जीजेड कॉम्प्रेस क्या करता है कि कोई भी स्ट्रिंग को एज एन इनपुट लेगा और उस स्ट्रिंग को 50% तक कंप्रेस कर सकता है। तो जीजेड कॉम्प्रेस में क्या होता है कि जो भी हम स्ट्रिंग एज ए इनपुट देते हैं जीजेड कॉम्प्रेस फंक्शन को, ये उस स्ट्रिंग को 50% तक रिड्यूस कर देता है। और जेट लिब करके एक लाइब्रेरी होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जेडलिब नाम की एक लाइब्रेरी होती है, जेडलिब नाम की एक लाइब्रेरी होती है जो कि डीकम्प्रेस फंक्शंस को प्रोवाइड करती है, और उसी के हेल्प से हम जीजेड कॉम्प्रेस फंक्शन की मदद से स्ट्रिंग को कंप्रेस कर पाते हैं। तो जेडलिब इज अ लाइब्रेरी फंक्शन, और इट इज अ लाइब्रेरी यूज्ड इन द जेडलिब एल्गोरिदम मैकेनिज्म, जहाँ पे इट प्रोवाइड्स डीकम्प्रेशन टेक्निक्स एंड डीकम्प्रेस functions। All right, so option B is the correct answer. Let's move on to the next question. So POSIX, POSIX stands for, तो POSIX stands for Portable Operating System Interface for Unix। So option B is the correct answer। जहाँ पे POSIX का यूज हम किस वजह से करते हैं, तो POSIX is a set of standard for operating system interface। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस है उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो है ये प्रोवाइड कराता है POSIX। और POSIX के हेल्प से हम क्या करते हैं कि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस को कंट्रोल करना या फिर ग्रुप एंड यूजर मैनेजमेंट है, तो उन सब में हम इस POSIX का यूज करते हैं, इसके रूल्स का यूज करते हैं, इसके फंक्शंस का यूज करते हैं। POSIX में क्या होता है कि जैसे किसी प्रोग्राम को अगर हमें प्रोसेस को किल करना है, तो वहाँ पे POSIX का एक किल फंक्शन यूज होता है। या फिर अगर हमें किसी करंट प्रोसेस की आईडी को जानना है, उसको फेच करना है, तो उसके भी अलग फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस ये प्रोवाइड करता है POSIX, और इसका यूज हम करते हैं टू प्रोवाइड दी सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। So option B is the correct answer, portable operating system interface for Unix operating system। Let's move on to the sixth question. How can we install the node body parser module? तो node body parser module जो है इसे हमें इंस्टॉल करना होगा, तो हम कौन सी कमांड की हेल्प से कर पाएंगे। तो नोड में हम सबसे पहले तो आपको npm क्या होता है ये समझना पड़ेगा। तो npm जो है, npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। और नोड में
किसी भी मॉड्यूल को अगर हमें इंटरनेट से अपने फ़ोल्डर में इंस्टॉल करना होता है, तो हम नोड पैकेज मैनेजर एनपीएम का यूज़ करते हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट पैकेज मैनेजर होता है नोड जेएस एनवायरनमेंट में। और इसके हेल्प से ही हम अपने जो पैकेज डॉट जेसन फ़ाइल होती है हमारे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में, उसमें हम अपने इंटरनेट से हम उस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर पाते हैं, इसी एनपीएम की मदद से। ऑलराइट। तो नोड बॉडी पार्सर मॉड्यूल को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इसका जो अप्रोप्रिएट कमांड है वो है npm install body parser. Option B is node install body parser. Option C is node install body parser module, and last option is none of these. So इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज npm install body parser. अब आपको ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ये नो बॉडी पार्सर का करता क्या है, इसका रोल क्या है, इसकी वर्किंग क्या है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में स्टेट जो बी स्टेट पे जब हम अपना फॉर्म फिल कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो उस टाइम पे हम हमेशा एक हमें लॉगिन दिखता था, लॉगिन फॉर्म दिखता था, जहाँ पे अपना हम मोबाइल नंबर टाइप करते थे और हम अपना पासवर्ड फिल करते थे। तो बॉडी पार्सर में क्या होता है कि जब यूजर जब डेटा अपना एंट्री एंटर कर दिया उस फॉर्म में, अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया और अपने पासवर्ड को फिल कर दिया, तो उसके बाद से क्या होता है कि जैसे ही यूजर लॉगिन पे बटन पे क्लिक करता है, तो वो जो डेटा है, जो मोबाइल नंबर है और जो पासवर्ड है, वो डेटा क्या होती है, सर्वर पे भेजी जाती है। सर्वर पे भेजी जाती है इन द फॉर्म ऑफ कोई डेटा फॉर्मेट में डेटा को सेंड किया जाता होगा, या तो वो डेटा फॉर्मेट जेसन हो सकता है, या फिर कोई रॉ टेक्स्ट हो सकता है, या फिर यूआरएल इनकोडेड हो सकता है। तो जो भी हम डेटा अपने एंड से एज अ क्लाइंट जब हम किसी डेटा को सर्वर पे भेजते हैं, तो उस डेटा का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है। लाइक जेसन में हो सकता है, वो रॉ टेक्स्ट में हो सकता है वो, या फिर कोई भी अदर फॉर्म में हो सकता है डेटा। तो उस डेटा को हम पार्स करके एक ईजियर फॉर्म में हम उस डेटा को लेके आते हैं। लाइक अगर रॉ टेक्स्ट में डेटा है, तो उस टेक्स्ट को हम कन्वर्ट करते हैं, उसको पार्स करते हैं, और उसको पार्स करके हम जेसन फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो बॉडी पार्सर का काम यही होता है कि जो भी डेटा क्लाइंट के साइड से सर्वर पे भेजा जा रहा है, उसको हम एक कॉमन डेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, जिससे कि वर्किंग जो है वो इजी हो पाए। तो यही होता है बॉडी पार्सर का काम, जो क्या करता है कि जो भी डेटा क्लाइंट के साइड से सर्वर पे भेजी जा रही है, वो एक कॉमन डेटा फॉर्मेट हो। तो ये काम होता है बॉडी पार्सर का। और ये नोड में काम किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि नोड जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो सर्वर पे ही काम होगा। तो इस वजह से बॉडी पार्सर का काम जो है, जब क्लाइंट डेटा भेजता है सर्वर पे, तो वहां पे सर्वर में पे जो डेटा आ रहा है उसका एक कॉमन डेटा फॉर्मेट हो। तो उस कॉमन डेटा फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करने के लिए ही हम बॉडी पार्सर मॉड्यूल का यूज करते हैं। आई एम होपिंग फ्रेंड कि दिस इज क्लियर। एंड अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही होगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके एक बार दोबारा से देखिए, तो आपको आई एम डैम श्योर कि आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि व्हाट मेथड इज यूज्ड टू रिटर्न द करंट वर्किंग डायरेक्टरी ऑफ अ प्रोसेस। सो प्रोसेस की कौन सी जो हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, इसको रिटर्न करने के लिए, इसको लाइक गेट करने के लिए, इसको फेच करने के लिए हम कौन से मेथड का यूज करते हैं। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है CWD, ऑप्शन बी इज PWD, ऑप्शन सी इज CMD, एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है, ये नोड जेएस के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है कि नोड जेएस में किसी भी प्रोसेस की करंट वर्किंग डायरेक्टरी को अगर हमें जानना है, तो हम कौन से मेथड को कॉल करते हैं। तो नोड जेएस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो CWD करंट वर्किंग डायरेक्टरी, CWD फंक्शन का हम कॉल करते हैं टू रिटर्न दी करंट वर्किंग डायरेक्टरी ऑफ द प्रोसेस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और अगर हम नोड जेएस के कॉन्टेक्स्ट में ही देखें, तो PWD और CMD जैसे कोई फंक्शंस अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई दीज ऑप्शंस आर रॉन्ग। Let's move on to the eighth question कि Dash is a debugging tool for Node.js. So Node.js में debugging tool के तौर पे इनमें से किसका यूज किया जाता है। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है REPL। REPL stands for Read Eval Print Loop. ऑप्शन बी इज नोड इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी इज नोड कंसोल, एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द मेंशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नोड इंस्पेक्टर जो है वो GUI बेस्ड
डिबगर टूल होता है Node.js इन्वायरमेंट के लिए, जहाँ पे हम जो भी हमारा जो बग है, जो भी हमारी स्क्रिप्ट हमने लिखी है, अगर उसमें कोई एरर है तो उस एरर को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम नोड इंस्पेक्टर जो टूल है उसका यूज करते हैं। और ये GUI बेस्ड है, जहाँ पे हमारे को ज़्यादा कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट हमारे पास एक स्क्रीन होती है और उस पे जस्ट हम इजिली चीज़ों को डिबग कर पाते हैं। तो नोड इंस्पेक्टर इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है कि व्हाट कमांड डू वी यूज टू लिस्ट ऑल द नोड मॉड्यूल्स दैट आर इंस्टॉल्ड ग्लोबली। सो हमें कौन सा कमांड हम यूज करते हैं टू लिस्ट डाउन ऑल द नोड मॉड्यूल्स दैट आर इंस्टॉल्ड ग्लोबली। जो हमने नोड मॉड्यूल्स को ग्लोबली इंस्टॉल किया है, उस लिस्ट ऑफ नोड मॉड्यूल्स को हमें अगर रिट्राइव करना है, उसकी लिस्ट हमें निकालनी है, तो हम कौन से मेथड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ट्रिक मैं बता दूं कि ग्लोबली अगर पूछा है तो लास्ट में डैश जी तो आना तय है। सो डैश जी इज दी ट्रिक। अगर ऑप्शंस से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, जिस ऑप्शन में अगर डैश जी नहीं है और अगर क्वेश्चन में ग्लोबली पूछा है तो वहां पे आप एलिमिनेट करने वाली ट्रिक से जा सकते हो कि अगर डैश जी नहीं है तो हम वैसे ऑप्शंस को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे। अब आते हैं ऑप्शन ए और बी पे। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि npm ls स्पेस डैश जी एंड ऑप्शन बी इज नोड ls डैश जी। सो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था कि npm जो है वो नोड पैकेज मैनेजर होता है, और उसी की हेल्प से हम जितने भी मॉड्यूल्स हैं उसको इंस्टॉल कर पाते हैं, या फिर अगर वो ऑलरेडी इंस्टॉल है तो उसको लिस्ट डाउन कर सकते हैं, उसको रिट्राइव कर सकते हैं। सो npm इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए दैट इज npm ls दैट मीन्स की लिस्ट जितने भी नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड हैं उनकी लिस्ट हमें रिट्राइव करनी है, और जो इंस्टॉल्ड मॉड्यूल है एट द ग्लोबल स्टेज। सो दिस डैश जी इज फॉर ग्लोबल। सो ग्लोबल स्टेज पे जो भी npm मॉड्यूल्स इंस्टॉल हैं उनको हम लिस्ट डाउन करते हैं बाय दिस कमांड npm ls डैश जी। लेट्स मूव ऑन टू द 10th क्वेश्चन कि विच नोड मॉड्यूल इज यूज्ड टू हैंडल बाइनरी डेटा। सो जब भी क्लाइंट जो है अपने एंड से सर्वर पे जो बाइनरी डेटा को भेजता है, तो वहां पे कौन सी नोड मॉड्यूल यूज की जाती है टू हैंडल दैट बाइनरी डेटा। सो नोड मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बाइनरी, ऑप्शन बी इज क्रिप्टो, ऑप्शन सी इज बफर एंड लास्ट ऑप्शन इज ओएस। सो बाइनरी जैसी कोई नोड मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है नोड जेएस इन्वायरमेंट में टू हैंडल अ बाइनरी डेटा। और अगर हम क्रिप्टो की बात करें, सो क्रिप्टो इज टू हैंडल दी ओपन एसएसएल। सो जो भी क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस होते हैं उनको हैंडल करने के लिए हम क्रिप्टो नाम की नोड मॉड्यूल का यूज करते हैं। एंड अगर हम बफर की बात करें, सो बफर इज द करेक्ट आंसर विच इज यूज टू हैंडल दी बाइनरी डेटा। जब भी क्लाइंट लाइक ब्राउजर से जो डेटा को सेंड करता है और वो अगर डेटा बाइनरी फॉर्म में है, तो उस डेटा को हैंडल करने के लिए सर्वर पे हम बफर नाम की नोड मॉड्यूल का यूज करते हैं। एंड ओएस नोड मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो ओएस जो नोड मॉड्यूल है इट इज यूज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है तो वी विल यूज ओएस नोड मॉड्यूल टू हैंडल दैट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Let's move on to the 11th question कि which of the following tool is used to automate the various tasks of Node.js application। So Node.js application में multiple tasks होते हैं और उस सब को automate करने के लिए लाइक वो automatically trigger हो, तो इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, कौन से टूल का यूज करते हैं। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है Express.js, ऑप्शन बी इज Grunt.js, ऑप्शन सी इज npm एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज Grunt.js। Grunt.js is used to automate all the various tasks or all the tasks in the Node.js application. Let's move on to the 12th question कि how can we select an element with a specific ID in CSS। तो अब ये क्वेश्चन फ्रेंड CSS से रिलेटेड है, कास्केडिंग स्टाइल सीट, जहाँ पे हम अपने कोड को डेकोरेट करते हैं, उसको स्टाइल देते हैं जिससे कि वो अच्छा लुक एंड फील दे पाए। तो CSS में एक स्पेसिफिक आईडी को अगर हमें टारगेट करना है, किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, तो हम कौन से स्पेसिफायर का यूज करते हैं, इनमें से कौन सा सिंबल का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आईडी दी है, तो आईडी के लिए आप सबने यूज किया होगा CSS में, अगर आपने कोडिंग की होगी तो हमेशा हम इस हैश का यूज करते हैं। हैश डिनोट्स दी आईडी
और अगर हम डॉट की बात करें, डॉट ऑपरेटर, तो डॉट ऑपरेटर जो है ये हमेशा क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हैज। Let's move on to the next question कि how can we specify the spacing between each letters of a word in CSS। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हम जैसे कि कोई भी वर्ड लिखते हैं HTML में, HTML एलिमेंट में जो भी हम टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने हेलो वर्ल्ड दिया, तो इस हेलो वर्ल्ड में यहाँ पे मुझे लेटर में जो मैंने एक स्पेस दिया है, इस स्पेस को ही बोला जा रहा है कि इस स्पेस को स्पेसिफाई करने के लिए CSS की कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है। तो अगर मुझे इस हेलो वर्ल्ड के बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को अगर मुझे इंक्रीज करना हो या फिर डिक्रीज करना हो, तो कौन से CSS प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ये कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज लेटर स्पेसिंग। इन दोनों ही लेटर्स के बीच की जो स्पेस है, उस स्पेस को हमें इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना है। सो फॉर दैट वी कैन यूज लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी इन CSS, और अल्फा स्पेसिंग और कैरेक्टर स्पेसिंग जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लेटर स्पेसिंग। Let's move on to the next question कि which of the following are the valid ways to represent a color in CSS। तो CSS में कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे कि हम RGB दे सकते हैं, हम हेक्स कोड देते हैं, या फिर हम किसी क्लास जो कलर है उस कलर के पर्टिकुलर नेम को भी हम दे सकते हैं, जैसे कि रेड है, ब्लैक है, तो हम इस तरीके से बैकग्राउंड कलर या फिर कलर देना है तो इस तरीके से हम दे देते हैं। तो इसमें से हमारा वैलिड वे कौन सा है ये पूछा गया है इन ऑप्शंस में से। तो अ वैलिड कलर नेम, दैट इज ट्रू, हम दे सकते हैं। एंड RGB वैल्यूज ये भी हम देते हैं, सबसे पहले रेड, फिर ग्रीन और फिर ब्लू। तो ये हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं और इसके हेल्प से ही हम अदर कलर्स को भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेक्स वैल्यू, हम हेक्स कोड देते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यू, जिसके हेल्प से भी हम कलर को ओरिजिनेट कर पाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ ट्रू टेक्निक। And last option is all of these. So for this particular question, option D is correct, all of these. Let's move on to the next question कि which of the following CSS property specifies the stack order of elements। तो elements के stack order को specify करने के लिए हम कौन सी CSS property की use करते हैं। तो हमारे ऑप्शन है Z index, ऑप्शन B is overlap, ऑप्शन C is पोजीशन, एंड लास्ट ऑप्शन इज ट्रांसफॉर्म। सो कभी भी अगर स्टैक ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्वेश्चन में दिख जाए तो उस केस में हम जेड इंडेक्स का यूज करते हैं। तो जेड इंडेक्स से हम क्या करते हैं कि हम जो भी एलिमेंट्स हैं, HTML एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की ओवरलैपिंग को डिसाइड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये फॉर एग्जांपल की एक पेरेंट डिव है, ओ सॉरी, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पेरेंट डिव, और इस पेरेंट डिव में क्या करना है कि हमारे इस पेरेंट डिव के अंदर एक और चाइल्ड डिव है। लाइक ये पेरेंट बड़ा वाला जो है ये एक पेरेंट डिव हो जाएगा, और ये छोटा वाला एक चाइल्ड डिव हो जाएगा, कंटेनर आप बोल सकते हो। तो इसमें क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो चाइल्ड वाला डिव है, ये चाइल्ड वाला डिव पेरेंट डिव से पहले दिखे, लाइक उसके ऊपर दिखे, उसको ओवरलैप करे, तो हम क्या करेंगे कि ये जो चाइल्ड डिव है, इस चाइल्ड डिव की जेड इंडेक्स को 1 कर देंगे। और जो हमारा ये जो पीछे वाला लाइक जो पेरेंट डिव है, जो पेरेंट कंटेनर है, इस पेरेंट कंटेनर की जेड इंडेक्स को हम -1 कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जो चाइल्ड डिव है, ये पेरेंट डिव को ओवरलैप करेगा। दैट मीन्स कि ये उसके ऊपर ओवरलैप करके इसके ऊपर प्लेस हो जाएगा। तो ये चीज करती है जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स इज द करेक्ट आंसर विच स्पेसिफाइज द स्टैक ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। और अगर मैं एक आपको छोटा सा हिंट दूं, जैसे कि आपने TOC पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी हम क्या करते हैं, हम एक ऑटोमेटा का टाइप पढ़ते हैं, दैट इज PDA। आप सबने नाम सुना होगा PDA। सो PDA स्टैंड्स फॉर पुश डाउन ऑटोमेटा। सो पुश डाउन ऑटोमेटा में भी हम क्या करते हैं, हम एक स्टैक एज अ एक्स्ट्रा मेमोरी हम यूज करते हैं, और उस स्टैक में क्या होता है, हम एक टॉप ऑफ द सिंबल, लाइक जो हम हमारे पास जो इनपुट टेप होता है, जो हमारे पास लाइक क्वांटिफायर्स होते हैं, 4 टपल्स होते हैं, 5 टपल्स होते हैं, 6 टपल्स होते हैं। तो इस तरीके से जो पुश डाउन ऑटोमेटा है उसमें टोटल 6 टपल्स होते हैं। तो उन्हीं 6 टपल में से एक टपल होता है ये जेड। तो ये जेड सिग्निफाइज द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। सो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि अगर स्टैक आ रहा है, सो स्टैक दैट मीन्स कि पुश डाउन ऑटोमेटा में हम इस स्टैक के टॉप ऑफ द सिंबल को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड इज दैट वन, द जेड इंडेक्स। तो ये भी एक आपका ट्रिक हो सकता है
टू रिमेंबर दैट पॉइंट। सो पुश डाउन ऑटोमेटा से आप इसको लिंक कर सकते हो कि पुश डाउन ऑटोमेटा में हम क्या करते थे कि हम एक एक्स्ट्रा स्टैक मेमोरी यूज करते हैं जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा की कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करता है। जो फाइनाइट ऑटोमेटा के कॉन्सेप्ट है, जो वहाँ पे उसके ड्रॉबैक्स हैं, डिसएडवांटेज हैं, तो उसी डिसएडवांटेज को हम ओवरकम करने के लिए पुश डाउन ऑटोमेटा में एक एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करते हैं जिसे हम स्टैक मेमोरी बोलते हैं। और उसी स्टैक मेमोरी के टॉप ऑफ द सिंबल को हम जेड इंडेक्स से जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और उसी जेड को आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो जेड इंडेक्स से। तो मैं ज़्यादा टीओसी में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट की सीरीज है, वेब डेवलपमेंट का ट्यूटोरियल है। सो आप इसको वहां से कोरिलेट कर सकते हो। दैट्स ऑल। Let's move on to the next question कि which CSS property is used to create an image reflection। So image reflection अगर हमें create करना है तो उसमें हम कौन सी CSS property का use करते हैं। So हमारा first option है box reflect, option B is image reflect, option C is reflect img and last option is background हाइफन origin। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज बॉक्स रिफ्लेक्ट। ये वेब टूल किट के ही अंदर में आते हैं। सो बॉक्स रिफ्लेक्ट इज दी correct CSS property to use or to create the image reflection। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन jQuery से है कि विच इज द करेक्ट jQuery स्टेटमेंट टू हाइड ऑल द एलिमेंट्स हैविंग क्लास नेम न्यू। सो हमारे पास फॉर एग्जांपल मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, मल्टीपल HTML एलिमेंट्स हैं जिसकी कॉमन क्लास नेम दिया गया है और वो क्लास नेम क्या है, न्यू है। तो अगर हमें वो सारे एलिमेंट्स को टारगेट करना है जिसकी क्लास नेम न्यू है, तो उसमें और उन सारे ही एलिमेंट्स को हमें हाइड करना है। तो जिस भी एलिमेंट्स की क्लास जो है वो न्यू है, उन सारे ही एलिमेंट्स को हमें हाइड करना है। तो उसमें हम कौन सी jQuery की स्टेटमेंट लिखेंगे। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है न्यू डॉट हाइड, ऑप्शन बी इज न्यू डॉट हाइड। सो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो चूंकि क्वेश्चन में न्यू क्लास नेम दिया हुआ है तो क्लास को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। सो डॉट न्यू अगर आप देख सकते हो तो डॉट न्यू इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे दिख रहा है कि डॉट से हम न्यू को रिप्रेजेंट करेंगे और फिर हाइड फंक्शन तो सारे ही ऑप्शन में कॉमन है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच मेथड इज यूज्ड टू अटैच एन इवेंट हैंडलर फंक्शन टू an HTML element when the form field loses focus। सो HTML एलिमेंट्स की हेल्प से जब भी हम फॉर्म अपने डिजाइन करते हैं, फॉर्म बनाते हैं, तो फॉर्म में जो भी इनपुट फील्ड्स हम देते हैं उस इनपुट फील्ड पे हमें फोकस ऐड करना है या फिर उसके फोकस को कम करना है। तो वहां पे हम कौन सी jQuery के इवेंट हैंडलर फंक्शन का यूज करते हैं। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ब्लर, ऑप्शन बी इज लीव, ऑप्शन सी इज फोकस लीव एंड लास्ट ऑप्शन इज फोकस एग्जिट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज ब्लर। दो चीजें होती है jQuery इवेंट हैंडलर फंक्शन में रिलेटेड टू दिस फॉर्म फील्ड फोकस। सो फर्स्ट फंक्शन इज ब्लर फंक्शन, जहां पे हम फोकस को कम करना है तो हम ब्लर फंक्शन का यूज करते हैं। और नेक्स्ट होता है हमारा फोकस। सो फोकस में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे फॉर्म फील्ड की वैल्यू के फोकस को बढ़ाना है तो हम वहां पे फोकस इवेंट हैंडलर फंक्शन का यूज करते हैं। सो टू लूज द फोकस ऑफ अ फॉर्म फील्ड वी यूज ब्लर फंक्शन इन jQuery। सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। और आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूज ऑफ टॉगल मेथड इन jQuery। सो jQuery में टॉगल मेथड का हम यूज क्यों करते हैं। सो टॉगल मेथड क्या होता है, तो आपने टॉगल बहुत बार सुना होगा कि टॉगल दैट मीन्स कि ऑन और ऑफ या फिर शो और हाइड। तो कोई चीज अगर शो हो रही है तो उसको हाइड कर देना और कोई चीज अगर हाइड है तो उसको शो कर देना। इसी बिहेवियर को हम टॉगलिंग बिहेवियर बोलते हैं। सो टॉगल बिहेवियर अगर हम ऑप्शन देखें टू हाइड द शोन एलिमेंट एंड शो हाइड हिडन एलिमेंट। ऑप्शन बी इज टू रिमूव करंट एलिमेंट एंड ऑप्शन सी इज टू हाइड करंट एलिमेंट एट द प्रीवियस पोजीशन एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कि जो चीजें दिख रही है उसको हाइड कर देना और जो चीज नहीं दिख रही है उसको शो कर देना। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि पीडीएफ प्रोवाइड की जाए। तो फ्रेंड्स मैं लास्ट वीडियो का जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पे देखी थी उस वीडियो का और इस वीडियो का दोनों ही पीडीएफ में आज शाम तक टेलीग्राम में अपना पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम पे वो अपलोड कर दी जाएगी तो आप उसे वहां से देख लेंगे और वहां से आप उसको एक्सेस करके और अपने प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ jQuery फेड आउट मेथड। सो jQuery में हम फेड आउट और फेड इन मेथड का यूज करते हैं। सो फेड आउट मेथड पूछा गया है कि उसका सिंटेक्स बताना है। सो फेड आउट होता क्या है। सो फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट है जो कि शो हो रही है, जो कि विजिबल है,
आपको दिख रही है आपकी स्क्रीन पे, तो उस एलिमेंट को हमें क्या करना है, डिसअपियर करना है, उसको हाइड कर देना है, उसको ओमिट कर देना है। तो उस चीज़ के लिए उसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम फेड आउट मेथड का यूज़ करते हैं jQuery में, कि अगर ये एलिमेंट हमें दिख रहा है तो इस एलिमेंट को अब हमें छुपा देना है, इसको डिसअपियर कर देना है, तो उस केस में हम फेड आउट मेथड का यूज़ करते हैं। और फेड आउट मेथड में क्या होता है कि हमारा जो भी सेलेक्टर है, लाइक आईडी है या फिर क्लास नेम है, जो भी है, उसको हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं, और फिर डॉट फेड आउट आपका जो फंक्शन है उसको हम लिखते हैं, और उसके बाद से स्पीड, हम यहाँ पे सेकंड्स में स्पीड मेंशन करते हैं कि कितने सेकंड के बाद से हमारा जो एलिमेंट है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो वो स्पीड यहाँ पे देते हैं, और यहाँ पे होता है हमारा कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा होता है प्रॉपर सिंटेक्स ऑफ jQuery फेड आउट मेथड, एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आई एम होपिंग फ्रेंड्स कि जितने भी कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस किए दैट इज क्लियर टू यू, और अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी, कोई डाउट होगा, तो आप उसको वीडियो को एक बार जरूर पीछे करके देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता तो यू कैन पोस्ट योर डाउट इन दी कॉमेंट सेक्शन, वी विल रीच आउट टू यू। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। सो और फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।